अस्सलामुअलैकुम। ट्रंप पर फायरिंग हो गई है और ट्रंप इसमें बाल बाल बच तो गए हैं, लेकिन ये फायरिंग सबसे महफूज जगह पर की गई है। ये वो जगह थी जिसे पूरी एशिया में नहीं, पूरी आधी दुनिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मिलाकर कहा जाता है कि ये सबसे ताकतवर तरीन और सबसे महफूज तरीन जगह है, व्हाइट हाउस। बिल्कुल व्हाइट हाउस में वो रिपोर्टर्स, वो सहाफी बुलाए गए थे जो कि खास तौर पे इसी पॉलिटिक्स की बीट करते थे। अब बीट ये होती है कि एक स्पेसिफिक रिपोर्टर यानी एक खास सहाफी एक खास जगह की कवरेज करता है, उसे बोलते हैं बीट रिपोर्टर्स। ठीक है। अब ये जो ट्रंप को आकर कवरेज देते थे, उन सहाफियों के नजराने में जो है वो ये तकरीब रखी गई और वहां पर ट्रंप साहब खाना खा रहे थे। और खाना खाते खाते क्या होता है कि एक बंदा वहां पे आता है, वहां पर डिस्कू 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 होना शुरू हो जाती है। अब वो पिस्टल के साथ जब गोलियां चलती हैं तो ट्रंप साहब को उनका जो सिक्योरिटी अमला है वो पकड़ता है और पकड़ के जल्दी से लेके जाता है और वहां से निकाल लेता है। और इसी एक या दो फायरिंग के दरमियान जो है वो जब फायर निकले तो वहां के सहाफी भी तितर बितर हो गए और जेडी वेंस तो ट्रंप को छोड़कर भी भाग गए। यानी जेडी वेंस जो नायब है इनके, वो ट्रंप साहब को भी छोड़ के भागे, वो ट्रंप से भी आगे आगे थे। तो ये फायरिंग बहुत बड़े सवाल उठा रही है। सबसे पहला सवाल तो यह उठाती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन जगह पर किस तरह से हमला हो सकता है, कोई इतनी इजीली कैसे असलहा लेकर आता है और डोनाल्ड ट्रंप पर आकर फायरिंग कर देता है। और इससे पहले भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पे फायरिंग तो हो चुकी है, वो तब हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस करीब आए थे। और हैरानी की बात इस दफा भी यही है कि तब भी डोनाल्ड ट्रंप को अपने हारने का खदशा था और इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप पे फायरिंग तब हो रही है जब उसके इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और उसे लगता है कि उसकी आवाम उसे छोड़ रही है। तो ये सवाल जो है कहीं जो है वो लोग ये जोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं, ईरान ने जो है वो खुफिया हमला करवाया। कोई ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। कोई ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस की वजह से करवाया गया। कोई ये कह रहे हैं ये प्री प्लान था। कोई ये कह रहे हैं कि ये वाकई तन करवाया गया है। अब इसकी तहकीकात जब सामने आएंगी वो तो तब पता चलेगा कि अंदरूनी मामला चला कौन रहा था, कौन बाकायदा तौर पे हमला कर रहा था। लेकिन फिल वक्त वो हमला करने वाला शख्स जो था उसे पकड़ लिया गया और जख्मी हुआ, उसके बाद उसे मार दिया गया है या उसे पकड़ के जेल भेज दिया गया। ये ताहाल जो है वो दो सोर्सेज बता रहे हैं। एक बता रहे हैं कि वो जख्मी हुआ और उसे जेल भेज दिया गया, दूसरा सोर्स ये बता रहा है कि वो मारा गया है मौका पर। अब आ जाए इकरारुल हसन पे। इकरारुल हसन साहब लड़ पड़े हैं जी। इकरारुल हसन साहब तैश में आ गए हैं एयरपोर्ट पे और वजह यह सामने आई है कि वहां पर जिस सिक्योरिटी अमले पे ये बरहम हो रहे हैं, उस शख्स ने कहीं ये सरगोशी में कह दिया था कि इस शख्स का जो नतीजा है वो जवाद अहमद जैसा होगा। इसका जो रिजल्ट निकलना है ना, जो कटा चटा निकलना है इकरारुल हसन साहब का, वो इकरारुल हसन साहब का जवाद अहमद की तरह होगा। जवाद अहमद पे हम तफसीलन भी लोग कर चुके हैं कि किस तरह की हरकतें वो करते हैं, सिर्फ टीआरपी के लिए या सिर्फ चंद एक शोहरत के लिए नाम नेहाद वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अब इकरारुल हसन साहब ने चूंकि इस्तीफा दे दिया हुआ है सहाफत से, उन्होंने ARY से इस्तीफा दे दिया हुआ है और अब वो क्योंकि सियासत में अपना कदम जमा चुके हैं और सियासी शऊर देने के लिए उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दे सकता हूं जो कि बाकी सियासी पार्टियां नहीं दे सकी, तो वो स्पेशली तौर पे इमरान खान साहब वाला जो तबका है उनको टारगेट करते हैं। अब उनको टारगेट करते करते यहां पर भी वही अल्फाज बोल रहे हैं कि तुम अपने मुंह से मानो कि तुम PTI के शख्स हो और तुमने जानबूझकर मुझ पर ये जुमले कसे हैं। अब बात जो है वो, अगर तो आप सहाफी होते तो बात मान लेते कि आप जो है वो आगे से कह सकते थे कि मैं चूंकि पार्टी का लीडर नहीं हूं या मैं चूंकि सियासी पार्टी को जो है वो ऑन नहीं कर रहा या मैं सियासी पार्टी का कोई ऊपर वाला कोई शख्स नहीं हूं, तो लिहाजा मैं सहाफी हूं, तुम मुझ पर ऐसे जुमले कैसे कर सकते हो। अब चूंकि आप सियासी पार्टी डिक्लेयर कर चुके हैं, चूंकि आप सियासत में बाकायदा तौर पे आ चुके हैं इकरारुल हसन साहब, तो फिर उसके बाद ये तनकीद जो आप पर होती है, बिलफर्ज अगर उस अमले के शख्स ने ये कह भी दिया था तो आपको जरना चाहिए था। आपको अपने वो सहाफती जो लबादा आपने ओढ़ा हुआ था वो आपने हटा दिया हुआ है अपने ऊपर से। अब उसके नीचे पनाह लेने की कोशिश ना करें, अब जो है उसको एक्सेप्ट करें। अगर आपने सियासी पार्टी के तौर पे आप निकले हैं, आपने अपनी सियासी पार्टी बनाई है जिसमें आप शऊर दे रहे हैं आपके मुताबिक नौजवानों को,
तो क्या ये शऊर था जो आप वहां पे लड़ाई करना शुरू हो गए, या ये शऊर होता कि आप प्यार से अगर करते भी बात तो आप समझाते? आप समझा नहीं रहे थे उस शख्स को, आप उसके साथ माजरत के साथ लड़ रहे थे। और इस तरह से सहाफत भी नहीं होती है। अगर हम कहें ना कि ये सहाफती जुमरे में आ जाएगा कि आप उसके साथ आगे से बहसा मुबासा कर रहे हैं, तो ये सहाफत में भी नहीं है मेरे भाई। ये ना सहाफत में है ना सियासत में है। कभी आप जो है वो लड़ पड़ते हैं जी फलाने जगह जाके किसी के साथ। आपने जितना काम सहाफत के तौर पे किया, वेल डन है सर, सर आंखों पे है। लेकिन अब चूंकि आप सियासत में आ चुके हैं, तो आपको इस बात का फर्क करना होगा कि सियासत और सहाफत में बहुत फर्क है। लिहाजा इतना कि आपके लिए सबक काफी होगा। मौलाना ताहिर अशरफी साहब पर पीटीआई के चंद लोगों ने बकवासियात कसी हैं। ये लंदन में वाकया हुआ है। वो जा रहे थे स्ट्रीट में और पीटीआई के चंद एक नाम नेहात लोडे लपाड़े आते हैं, वो कैमरास लगाते हैं और मौलाना ताहिर अशरफी साहब के ऊपर जुमले कसते हैं, गालियां बकते हैं, बकवासियात कसते हैं। और उसका जवाब जो है वो फिर बहुत ऐसे तरीके से शायद देते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपका किसी के साथ कोई इख्तिलाफ राय भी है, तो क्या उसको गालियां देना ये जेब देता है किसी पार्टी के कारकुनान को? फिर मैं उसी नतीजे पे आता हूं जो बहुत सारे सहाफी भी निकालते हैं कि पीटीआई में वो शऊर बाकी रहा ही नहीं। पीटीआई के लोग तनकीद सुन सकते ही नहीं। इनमें वो सलाहियत खत्म कर दी गई है कि ये किसी के साथ जो है वो बातचीत नहीं कर सकते, ये लड़ेंगे आगे से। ये उनके साथ अकली बहसों मुबाहिसा नहीं कर सकते, बल्कि ये लड़ाई ही करेंगे। और बिल्कुल इन्होंने एक आदमी दीन को भी नहीं छोड़ा। उसकी अपनी राय है, वो कुछ भी कह सकता है, वो किसी के बारे में भी राय रख सकता है। वो पाकिस्तान का आम शहरी है, वो पाकिस्तान के उलमा में से है, लीडर है उलमा का। अगर वो चाहता है कि सैयद जनरल आसम मुनीर साहब ठीक है उनकी नजर में, तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। आप कौन होते हैं किसी से जबरदस्ती पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करवाने वाले? आपकी औकात क्या है कि आप किसी को ये कहें कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, वरना हम आपको ऐसे ही गालियां और बकवासियात बकेंगे। और पीटीआई को कंडेम करना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के औछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए शर्मनाक हरकतें करते हैं। और पाकिस्तान के उलमा इकराम को भी नहीं छोड़ है। चले आपने किसी सियासी पार्टी के किसी लीडर को रोक लिया, एक अलग बात है। आपने किसी नून लीग के किसी शख्स को रोक लिया, एक अलग बात है। आपने उनके कारकुनान को रोक लिया, अलग बात है। अब आप उलमा इकराम को ही पढ़ गए। अब आपकी औकात ये आ गई है कि आप उलमा इकराम को पढ़ गए। और सबसे बड़ा पीटीआई का इस वक्त पीटीआई खत्म हो चुकी है, आपको ये बात याद रखनी है। पीटीआई इस वक्त खुड्डे लाइन लग चुकी है। और पीटीआई को अपनी साख बहाल करने के लिए, इमरान खान साहब को निकलवाने के लिए, जिसकी बार बार मैं ये साइड लेता हूं कि पीटीआई सोई पड़ी है। और ये इस तरह के हथकंडे जब तक इस्तेमाल होते रहेंगे, पीटीआई में से कोई भी ऐसा जवान मर्द नहीं है जो इमरान खान साहब को निकलवा सके, बल्कि उल्टा अपने लिए नफरत भर रहे हैं आप लोग। और ये करने से क्या आपको लगता है कि आपके लीडर बाहर आ जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। लिहाजा वो चीज जो आपसे आपका लीडर जेल में बैठ के चाहता है कि आप हमारे लिए ये करें, आप वो नहीं करते, बल्कि आप वो करते हैं जो कि आपका लीडर भी नहीं चाहता, जो कि आपकी पार्टी को सेफ भी नहीं देता। इतनी बड़ी पार्टी होने के नाते आप जो है वो उलमा इकराम पर कसना शुरू हो गए ताने। आप जो है वो आपकी तारीख भी ऐसे ही पड़ी हुई है। तारीख खोलना शुरू करूं ना मैं, तो खादुम हुसैन रजवी साहब वाला मामला भी आपके खाते जाता है। लिहाजा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोगों को अकल शऊर के नाखन लेने चाहिए और आपको इस बात पे सोचना चाहिए कि आप किन हरकतों में पड़ गए हो। और खुदारा पीटीआई के कोई अगर कोई है वो लीडर शीडर अभी कोई नाम ने हाथ, तो वो बैरिस्टर गौर साहब जिस तरह से हैं, तो वो आकर कंडेम करें इसको। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।